हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2020 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है अ स्मॉल टाउन। इस कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो के एक छोटे से शहर लिटिलटन को दिखाते हुए, जो बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत ही कम लोग रहते हैं यहाँ, मगर जितने भी रहते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का प्रोफेशन इसी से जुड़ा हुआ है। स्पेशली रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप्स तो उन्हीं के भरोसे चलते हैं। शहर के मेयर ट्रीना ये बात भली भांति जानती थी और वो अपने तरफ से हर पॉसिबल कोशिश भी कर रही थी इस कम्युनिटी को बेहतर बनाने की और खूबसूरत बनाने की, ताकि हर साल वो लोग ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सके और अपने शहर की इकोनॉमी और स्ट्रांग बना सके। अपने शहर के खातिर तो वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थी। जैसे एक बार जब इस शहर के पास से गुजरने वाले फ्रीवे को एक्सटेंड करने का ऑफर दिया गया उन्हें, वो तो साफ मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से उनका ये छोटा सा शहर हाईवे से कंप्लीटली डिटैच हो जाता। तब टूरिस्ट कैसे आते? इस बात पे तो डेप्यूटी मेयर मिस्टर जॉन कॉनले से उनका झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन इतना सब करने के बाद जब फाइनली उनका यह प्यारा सा शहर उनका हाथ पकड़ के तरक्की के राहों पर बस चलने ही लगा था, ठीक तभी एक दिन अचानक एक फीटल कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। लिटिलटन अनाथ हो जाता है और इस मौत का फायदा उठाकर डेप्यूटी मेयर जॉन खुद को उसी दिन मेयर डिक्लेयर कर देता है। किसी भी इलेक्शन के बिना सरताज बन जाता है वो उस शहर का, और बनते ही अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है। वो उस इंटरस्टेट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे देता है, जिससे लिटिलटन से जो ट्रैफिक गुजरता था वो आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। किसी को पता ही नहीं चलता हाईवे के पास एक कितना अच्छा शहर भी है। एज द रिजल्ट, जिसका डर था वही होता है। एक साल के अंदर इस पिक्चर परफेक्ट शहर का नक्शा ही बदल जाता है। एक इकोनॉमिकल क्राइसिस तो था ही, साथ में जॉन शहर का कोई ख्याल ही नहीं रखता था। रास्ते पॉटहोल से भरे पड़े थे, हर तरफ गंदगी फैली हुई थी, जगह जगह पर पेड़ के कारण ब्लॉकेज बन रखे थे। जॉन को तो जैसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। 1000 बार कंप्लेन करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो सुनता ही नहीं था। हर कोई फेडअप हो चुका था इस मेयर से। लेकिन जो सबसे ज्यादा अपसेट था वो था जेसन, ट्रीना का हस्बैंड। वो भी ट्रीना की ही तरह इस शहर से बहुत प्यार करता था, तो इसकी ये हालत देखकर उसे तो खराब लगेगा ही ना। उसे हर रोज ट्रीना की कमी खलती रहती थी और वो सोचता था कि ऐसे हालत में अगर ट्रीना होती तो वो क्या करती, मगर सोचने के अलावा और रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता वो। जेसन के बारे में हमें ये भी पता चलता है कि ट्रीना के जाने के बाद उसने अपना घर छोड़कर चर्च के एटिक में रहना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उस घर में अकेले रहना उसके लिए बहुत ही पेनफुल था। उसे मेंटल पीस की जरूरत थी, जिसके लिए इससे बढ़िया जगह और क्या ही हो सकता है। वो अपना रोज का खाना एक लोकल डाइनर से ऑर्डर करता था, जिसकी ओनर थी एना नाम की एक लेडी। उनका बेटा एमिलियो यूजुअली खाना डिलीवर करता था। बहुत ही टैलेंटेड था ये लड़का, बहुत अच्छा स्केच बनाता था। जेसन तो काफी इम्प्रेस्ड था, लेकिन इस शहर में उसकी कोई कदर ही नहीं थी। नॉर्मली एमिलियो के आने पर जेसन काफी देर तक उससे बात करता रहता था, लेकिन एक दिन एमिलियो नोटिस करता है जेसन काफी चुपचाप है। एक्चुअली उस दिन ट्रीना की डेथ एनिवर्सरी थी। 1 साल बीत चुका था उसके मौत को। एमिलियो बच्चा था, इसीलिए शायद इस गम का अंदाजा नहीं था उसे। मगर जेसन के अलावा भी शहर में और भी कई लोग थे जो ट्रीना को मिस किया करते थे, जैसे निशेल। वो उसी चर्च की पास्टर थी जहां जेसन रहता था, और उसके भावनाओं को समझते हुए ही उसे परमिशन दिया था एटिक में रहने का। तो उस दिन जब जेसन एटिक को साफ करने का परमिशन मांगता है, निशेल खुशी खुशी हाँ कह देती है और जेसन भी काम पे लग जाता है। सबसे पहले वो एटिक से सारे पुराने टूटे फूटे चीजों को हटाता है। उसके बाद खिड़की वाले स्पेस को साफ करता है, जिससे बेहतर रोशनी आ सके। उसी प्रोसेस में एक अजीब चीज हाथ लगती है जेसन की, एक मिनिएचर मॉडल जो कि उनके शहर का हूबहू कॉपी था। वही घर, वही दुकान, वही सड़क और वही लैंप पोस्ट और वही पेड़ पौधे। हर वो छोटी छोटी डिटेल्स पे शामिल था इसमें, जो यूजुअली लोग ओवरलुक कर देते हैं। इनफैक्ट लिटिलटन के सड़कों पर जो क्रैक्स और पॉटहोल्स थे वो भी था यहाँ पर। जेसन तो लिटरली स्टंट हो जाता है इसे देखकर, क्योंकि ये मॉडल दिखने में काफी ओल्ड लग रहा था। एटलीस्ट कई 100 साल पुराना तो होगा ही, मगर इसके डिटेल्स बिल्कुल अपडेटेड थे। लास्ट 1 साल में शहर का जो हाल हुआ था, एग्जैक्टली उसी नजारे को पोर्ट्रे किया गया था यहाँ पर। उसे चेक करते वक्त जेसन को बॉक्स के साइड पर एक चाबी जैसी चीज भी नजर आती है, जिसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी घुमा देता है वो, और घुमाते ही मॉडल में प्रेजेंट सारे बिल्डिंग्स की लाइट जल उठती है।
उनमें से एक ये चर्च भी था, जिसके खिड़की की तरफ नजर पड़ते ही चौंक उठता है जेसन, क्योंकि वहां एटिक में उसे कोई खड़ा नजर आता है, एक आदमी जिसने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने थे। लेकिन खिड़की पर धूल रहने के कारण जेसन क्लियरली कुछ देख नहीं पाता, तो वो खिड़की को क्लीन करने के लिए उस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रे करता है और करते ही एक अजीब कांड होता है। बाहर बारिश होने लगती है, वो भी सिर्फ चर्च के आसपास ही। जेसन श्योर तो नहीं था, मगर उसके दिल में एक इम्पॉसिबल ख्याल आता है कि क्या ये बारिश उसके स्प्रे के कारण हुआ। श्योर होने के लिए वो फिर से एक बार स्प्रे करता है और इस बार थोड़ा ज्यादा करता है, और करते ही बाहर जोर का तूफान शुरू हो जाता है। काले बादल छा जाते हैं आसमान में और इस बार थोड़ा ज्यादा एरिया भी कवर होता है। जेसन बिल्कुल हैरान हो चुका था, आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये कोई मैजिक है। लेकिन इतना भी वो समझ चुका था कि ये मॉडल कोई रैंडम एंटिक नहीं है, बहुत खास है। इसमें वो जो कुछ भी करेगा वो उनके रियल शहर में भी एप्लीकेबल होगा। कैसे, उसे नहीं पता, लेकिन इसके जरिए वो ट्रीना का अधूरा काम पूरा कर सकता है। इसकी शुरुआत भी उसी दिन से कर देता है जेसन। एक्चुअली उस दिन जब वो एना के रेस्टोरेंट में गया था डिनर करने, तब एना से बात करके उसके बिजनेस के खराब हालत के बारे में पता चलता है उसे, जो कि सिर्फ उसकी नहीं और भी कई लोगों की प्रॉब्लम थी। इसी वजह से तो कई लोग ऑलरेडी लिटिलटन छोड़ के जा चुके थे, मगर एना के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, उसे यहीं पर रहना था। इसीलिए वो अपने तरह से जितना हो सके कोशिश कर रही थी अपने इस बिजनेस को कंटिन्यू रखने की। उसका फर्स्ट आइडिया था इस बिल्डिंग को कलर करना। हो सकता है उससे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो, चांस भले ही कम था, फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी। जेसन ये सब कुछ सुनता है, साथ में आसपास के लोगों की बातचीत भी, और सब कुछ अपने डायरी में नोट करके चुपचाप वहां से निकल आता है। उसे पता था क्या करना है, जिसके लिए चर्च में जाकर पास्टर के ऑफिस से उनका नेल पेंट भी चुरा लेता है वो, और फिर लग जाता है अपने काम पे। उस नेल पेंट से कलर कर देता है उस मॉडल में मौजूद डायनर को, जिससे रियल डायनर पे भी कलर लग जाता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी उस डायनर को देखते हैं, चौंक जाते हैं। एना को लगता है ये पेंट जरूर एमिलियो ने किया है, तो वो हैरान हो जाती है कि उसने एक रात के अंदर इतना बड़ा बिल्डिंग कंप्लीट कैसे कर लिया। ऊपर से वो उसे डांटती भी है कि गैराज में जो पुराना कलर पड़ा था उसने वो ही यूज नहीं किया, नया कलर खरीद कर पैसा क्यों वेस्ट किया उसने। और जब एमिलियो कहता है कि ये उसने किया ही नहीं, तब लगता है उन्हें असली झटका। एक तरफ तो वो खुश थे क्योंकि ये कलर सच में ही बिल्डिंग को ब्राइटन अप कर रहा था, दूसरी तरफ उसे टेंशन भी हो रहा था कि जॉन को पता चलेगा तो पता नहीं क्या कहेगा। इस जगह का असली ओनर तो वो ही है, एना ने तो बस लीज पर लिया है। उधर जेसन तो खड़े खड़े मजा देख रहा था, उनके चेहरे पर सरप्राइज लुक को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था वो। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। इस मरे हुए शहर को फिर से जिंदा करना था उसे। एक एक करके सारे दुकानें बंद होने लगी थी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ लोग ही नहीं बचेंगे। बट अगेन सब कुछ तो उसके हाथ में नहीं था ना, बस कुछ चीजें ही थी जो जेसन उस मैजिकल मॉडल के जरिए ठीक कर सकता था, जिसमें से अगला आइडिया उसे उसी दिन मिल जाता है। एक्चुअली उस दिन जब वो चर्च के बाहर खड़ा था तो उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है जो रास्ते पर गिर गई थी पॉट होल्स की वजह से। उनके पति बताते हैं उन्हें हर रोज ऐसे ही चोट लगती रहती है, 1000 बार कंप्लेन करके भी कोई फायदा नहीं होता। वो जेसन को सजेशन बॉक्स भी दिखाते हैं जो सजेशन से भरे पड़े थे, मगर उन्हें पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन जेसन सुनता है, वो उसी रात उस सजेशन बॉक्स को उठाकर घर ले आता है और एक एक करके सारे कागज पढ़ के उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। सबसे पहले तो वो पॉटहोल्स को भरता है, उसके बाद रास्ते की सफाई करता है, जो सारे कबाड़ इतने दिनों से जमा हो रखे थे सारी गंदगी हटाता है। कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि उनके घर के सामने से या दुकान के सामने से कुछ पेड़ को हटाना है, तो लगे हाथ वो भी कर देता है जेसन। एक्चुअली इस मॉडल में ये सब करना बच्चों का खेल लग रहा था, इसीलिए जेसन एक रात के अंदर इतना सब कुछ कवर कर पाता है। लेकिन असली दुनिया में इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। रात के अंधेरे में किसी को पता ही नहीं चलता उनका शहर बदल रहा है। बस एक भूखा डॉग ये सब कुछ देखकर भौंकने लगा था, तो जेसन अपने प्लेट से एक हड्डी लेकर मॉडल वाले डॉग के सामने रख देता है, जो इन रियलिटी एक ह्यूज बोन में कन्वर्ट हो जाता है। वो डॉग तो देखकर डर ही जाता है, खाना भूलकर बस देखता ही रह जाता है उस बोन को। और अगली सुबह देखने की बारी थी पूरे शहर वालों की। रास्ते पर सभी हैरान आंखों से सब कुछ देख रहे थे। पिछले 1 साल के नाइटमेयर के बाद इतना साफ शहर उन्हें कोई सपना जैसा लग रहा था। सबको खुश देख जेसन भी बहुत खुश था, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हाजिर हो जाती है। लोगों को ये लगने लगता है कि ये सारा काम मेयर ने करवाया है।
अगले साल इलेक्शन है ना, तो वो जरूर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा होगा। इवन कुछ लोग तो उनसे इतना खुश थे कि अगले इलेक्शन में भी उसे ही चुनने का फैसला कर लेते हैं। जेसन को ये सब सुनकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बहुत खराब लगता है। और वो उन्हें ये भी याद दिलाता है कि जॉन कभी सिलेक्टेड हुआ ही नहीं था, वो तो ट्रीना के अचानक मौत के कारण वो ऑटोमेटिकली मेयर बन गया। बात बिल्कुल सही थी, पहले लोग उसे बिल्कुल भी पसंद करते नहीं थे। अगर ट्रीना के साथ उसका इलेक्शन होता भी तो ट्रीना ही जीतती, लेकिन अभी बात अलग है। इतने अच्छा सर्विस देने के बाद लोग तो पसंद करेंगे ही ना उसे। जेसन और उनसे बहस नहीं करता क्योंकि वो चाहकर भी किसी को कुछ समझा नहीं पाता, इसीलिए वो अपने काम पर फोकस करने की डिसाइड करता है। अब उसका अगला मिशन था इस शहर को फ्री वे से विजिबल करना, ताकि बाहर से लोगों की आमदनी बढ़ सके। इसके लिए वो एक ह्यूज साइन बोर्ड बनाता है, उसे लाइट से डेकोरेट करता है ताकि दूर से भी लोग इस शहर का नाम पढ़ पाए। साथ में स्ट्रीट्स पर कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स भी ऐड कर देता है। वो चारों तरफ इतनी रोशनी थी कि अपने आप ही एक खुशी का माहौल बन चुका था, और इससे काम भी बनता है। उसी रात से शहर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। सारे गैस स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स, पब्स, सभी जगह धीरे धीरे लोगों से भर जाता है। हालत ऐसी हो जाती है कि कुछ पब्स को तो रातों रात स्पेस एक्सटेंड करना पड़ता है भीड़ संभालने के लिए। सब कुछ पहले की तरह हो चुका था, मे भी उससे भी बेहतर। बाहर से नए लोग तो आ ही रहे थे, साथ में पुराने लोग जो शहर छोड़कर जा चुके थे वो भी वापस आने लगे थे। लोगों का अपना सपनों का शहर वापस मिल चुका था, तो वो जायज है, लोग तो खुश होंगे ही। जेसन भी खुश था, मगर उसे प्रॉब्लम बस एक ही बात की थी, इस सब का क्रेडिट उस मेयर को जा रहा था। लोग उसे कोई एंजल बुलाने लगा था, दी आयुडांते, जिसका मतलब था दी हेल्पर, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। इनफैक्ट उसके दिमाग में कभी ऐसा कोई ख्याल आया भी नहीं, आता भी कैसे। ट्रीना की तरह इस शहर से इमोशनली अटैच जो नहीं था वो, जो जेसन था, इसीलिए ही तो वो ये सब कर रहा था। उसे इस सब के लिए कोई तारीफ नहीं चाहिए थी। वो अपनी पूरी लाइफ एनोनिमस रह के भी इस शहर का ख्याल रख सकता था, मगर कोई और इसका फायदा उठाए, वो भी उस जॉन की तरह एक गैर जिम्मेदार, लालची और सेल्फिश इंसान, ये जेसन से सहन नहीं हो रहा था। मगर वो करता भी क्या। अब तो निशेल दी पास्टर, जो ट्रीना की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, वो भी जॉन को सपोर्ट करने लगी थी और ओपनली सबको कन्विंस भी कर रही थी उसे सपोर्ट करने के लिए। जेसन तो सब कुछ देखकर आग बबूला बन चुका था। वो सबके निकलने से पहले ही चर्च से निकल आता है और रास्ते पर चलते चलते अचानक ही एक आइडिया आता है उसे उस जॉन से बदला लेने का। रास्ते से एक छोटा सा पत्थर उठा लेता है जेसन, और रात में जब शहर में सभी सो रहे थे तो उस पत्थर को मॉडल में मौजूद जॉन के गाड़ी के ऊपर फेंक देता है वो। एंड एट द सेम टाइम रियल वर्ल्ड में आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरता है उस कार के ऊपर, जिसके तले दबकर उस गाड़ी की तो हालत ही खराब हो जाती है। और जब अगली सुबह जॉन इसे देखता है तो उसका हाल भी इक्वली बेहाल हो जाता है। ये उसकी सबसे कीमती गाड़ी थी और उसकी फेवरेट भी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर इतना बड़ा पत्थर आया कहाँ से। ऐसे रिजल्ट गुस्से में अपना आपा खो देता है जॉन, पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। उसे ख्याल ही नहीं रहता उसके आसपास के लोग उसे देख रहे हैं। ऐसे में उसकी नजर पड़ती है एमिलियो की तरफ, जिसने उस गाड़ी की पेंटिंग बनाई थी। अब ये उसका हैबिट है, वो रोज की जिंदगी में जो भी देखता है उसी का कैरिकेचर बनाता है। लेकिन जॉन ये सब नहीं समझता, वो उल्टा उसी पर चिल्लाने लग जाता है, गाली देने लगता है ऐसे उसे नहीं ये सब किया हो। फाइनली एना आकर सब कुछ संभालती है, लेकिन तब तक जॉन का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। सब समझ चुके थे वो बिल्कुल भी बदला नहीं, जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है। एक्जैक्टली यही तो जेसन चाहता था, उसका असली चेहरा सबके सामने लाना। बट अनफॉर्चुनेटली जॉन खुद को बहुत जल्द संभाल भी लेता है। तुरंत ही अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है। वो बिल्कुल 180 डिग्री घूम के वो ऐसा प्रिटेंड करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जेसन का ये प्लान फेल हो चुका था। तो उसी रात वो दूसरी बार अटेम्प्ट लेता है, नजर रखता है रास्तों पर, और जैसे ही उसे जॉन एक रोड पर अकेला दिखता है वो अपने पेट स्पाइडर को छोड़ देता है उसके पीछे। अब बाकी सब चीजों की तरह स्पाइडर को भी मॉडल में रखते ही रियल वर्ल्ड में उसका साइज 10 गुना बढ़ जाता है और एक फीरल मॉन्स्टर बन जाता है वो, जिसे देखते ही जॉन की हालत तो खराब हो जाती है। ऐसा भयानक कुछ उसने पहले कभी देखा जो नहीं था। डर के मारे भागने लगता है बेचारा जॉन और काफी देर तक भागता रहता है, मगर उस मॉन्स्टरस क्रिएचर से पीछा छुड़ा नहीं पाता। एक पॉइंट पे जॉन गिर जाता है और वो स्पाइडर अपने टेंटिकल से उस पर हमला करने ही वाला था कि ठीक तभी जेसन उसे ऊपर उठा लेता है, क्योंकि उसका इरादा सिर्फ जॉन को डराने का था, उसे हार्म करने का नहीं।
ये बस एक हार्मलेस मजाक था जो उसने जॉन को सबक सिखाने के लिए किया था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कोई और भी है जो ये सब कुछ देख रहा है, इमिलियो। और अगले दिन एक दीवार पर वैसा ही एक स्पाइडर पेंट भी करता है वो। एंड कोइंसिडेंटली तब उसी रास्ते से जॉन भी गुजर रहा था। वो निशेल से अपने कंडीशन के बारे में बात कर रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, अजीबोगरीब चीजें हो रही है उसके साथ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर उसे टारगेट बना रहा है। विजिबली काफी अपसेट दिख रहा था वो। तो ऐसे में एमिलियो को वो पेंटिंग बनाते देख और अपना गुस्सा होल्ड नहीं कर पाता, फिर से उस पर चिल्लाने लग जाता है, जिससे एना को लगता है वो इंटेंशनली उसके बच्चे को टारगेट बना रहा है। उधर जेसन तो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन इन छोटे मोटे आपसी प्रॉब्लम्स के चक्कर में वो अपना मेन मिशन नहीं भूलता। उसके दिमाग में हमेशा यही घूम रहा था कि वो और क्या करे, कैसे इस शहर को और बेहतर बनाए। बहुत सोच विचार करके वो उस साइन बोर्ड को और थोड़ा अपग्रेड करने की डिसाइड करता है। उसमें और भी लाइट्स ऐड कर देता है जिससे रात में और ज्यादा चमके, मगर इतना ज्यादा प्रेशर शहर का पावर ग्रिड हैंडल नहीं कर पाता। शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अब ये सब कुछ जेसन ख्याल नहीं करता क्योंकि वो साइन बोर्ड बनाकर ही सो गया था। फाइनली जब टाउन हॉल में मीटिंग बुलाई जाती है, सबको बुलाया जाता है, तब जाके नींद टूटती है उसकी। उधर मीटिंग में जॉन सबसे कहता है कि पूरा पावर ग्रिड ही खराब हो चुका है, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें काफी वक्त चाहिए होगा, एटलीस्ट कुछ हफ्ते तो लगेंगे ही, और तब तक सभी को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। लेकिन इतने दिनों तक अंधेरे में रहना किसी को भी मंजूर नहीं था, और उनके बिजनेस का क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। सभी बहुत टेंशन में पड़ जाते हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग जॉन से कहते हैं कि क्यों ना वो अपने मैजिकल पावर से सब कुछ ठीक कर दे, जैसे वो बाकी सब काम करता है, तब तो एक रात में ही हो जाएगा ना। अब इस बात पे जॉन पड़ जाता है मुश्किल में, उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे। इतने दिनों से फ्री का क्रेडिट्स लूट रहा था वो, उसे तो उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अभी जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आई वो सहम जाता है और डरे डरे कहता है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि वो सब मैं कर रहा हूँ। अब इतने दिनों बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, पब्लिक और उसके इस बुलशिट बातों को लेने के मूड में नहीं था। सभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और नाराज भी। उन्हें लगता है जरूर ये जॉन का कोई चाल है, वो उन्हें मजबूर कर रहा है ये शहर छोड़ने के लिए, ताकि वो डिस्काउंट पे उनकी जमीन खरीद सके और अपने फायदे का कोई फैक्ट्री बना सके। यहाँ कोई उसकी बात ही नहीं सुनता, एक साथ सभी हमला कर देते हैं उस पर। उधर जॉन तो किसी तरह जान बचाकर भागने लगा था, मगर हॉल से निकलते ही उसकी नजर पड़ती है इमिलियो पर, जो उसी साइन बोर्ड का पेंटिंग बना रहा था। इसे देखकर तो जॉन का माथा खराब हो जाता है और वो सबसे कहने लगता है, जरूर इस सब के पीछे यही है, जरूर ये कोई मैजिशियन है जो अपने काले जादू से ये सब कुछ कर रहा है, तो फॉल्ट भी उसी का है। जॉन चिल्ला चिल्ला कर सबको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो नहीं है दी हेल्पर, मगर कोई उसके बातों पर यकीन ही नहीं करता। इतने दिनों से तो सारी तारीफें वही सुन रहा था, और अभी सिचुएशन उसकी फेवर में नहीं है, तो इस छोटे से बच्चे को ढाल बनाकर खुद बचना चाहता है। कोई उसके फिजूल के बातों पर यकीन नहीं करता, उल्टा उसे घेरने लग जाते हैं। उधर जेसन, जो इतने देर से पीछे खड़े सब कुछ देख रहा था, उसे अब थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है, तो वो खुद ही सरेंडर कर देता है। सबसे कह देता है उनका गुनहगार वो है, जॉन नहीं। लेकिन इस बार भी कोई यकीन नहीं करता। फाइनली उन्हें यकीन दिलाने के लिए जेसन उस मॉडल के बीचों बीच आग लगाता है, जिससे पूरा शहर रोशन हो जाता है, और तब जाके यकीन आता है सबको। लेकिन अभी बारी थी अपनी गलती सुधारने की। जेसन उसी पल से काम पे लग जाता है, उस साइन बोर्ड को हटा के पूरा सर्किट रिपेयर करने लगता है। काम शायद हो भी जाता है उसी रात, मगर उससे पहले वहां जॉन आ जाता है, इस मिनिएचर मॉडल को देख लेता है, और देखते ही उसके मन में लालच जाग उठती है, भगवान बनने की, कंट्रोल पाने की। वो सोचता है अगर ये चीज उसके पास हो तो वो इस शहर में वो सारे बदलाव ला सकता है जो वो इतने दिनों से चाहता था। लिटिल टन को लास वेगस बना सकता है वो। लेकिन जेसन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। उसके पास कंट्रोल तो था और उसे पता था इसकी ताकत, लेकिन वो सिर्फ भला करना चाहता था, लालच नहीं थी उसके दिल में। और वो जॉन को भी ऐसा कुछ करने नहीं देता। उसे पता था ये आदमी कितना घटिया है, अपने मुनाफे के लिए क्या क्या कर सकता है। तो इस बात पे दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, एंड एज द रिजल्ट वो मॉडल गिर जाता है इस जमीन पर, टूट कर बिखर जाता है सब कुछ, और साथ ही साथ उसके अंदर का मशीन भी बंद पड़ जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। वो मॉडल तो खत्म हो चुका था, साथ में उनकी लड़ाई भी। लेकिन इस सब का नतीजा उनके शहर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इस मॉडल पर जब धक्का लगा था तब उसका स्विच ऑन था, जिस वजह से असर शहर पर पड़ा।
पूरा शहर हिलने लगा, भूकंप आ चुकी थी, तहस नहस हो चुका था सब कुछ। सारे बिल्डिंग्स, कार्स, रोड्स सब कुछ धंस चुके थे, जिसे ठीक कर पाना कोई आसान काम नहीं था, स्पेशली अब जब वो मॉडल ही नहीं रहा तो। जेसन को बहुत खराब लगता है, खुद को गुनहगार मान रहा था वो, जबकि उसका तो कोई दोष ही नहीं था, वो तो भला करने चला था। लेकिन अब किस्मत ही ऐसी है तो वो क्या करे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई और रास्ता खुल जाता है। जेसन के साथ भी ठीक वही होता है। जब वो सबके साथ बाहर निकलता है चेक करने, तो उसे रास्ते पर एक ह्यूज गोल्ड रिंग दिखता है। ये उसी का वेडिंग रिंग था जो शायद हाथापाई के वक्त किसी तरह मॉडल में गिर गया होगा। अब वो छोटा सा रिंग इतना बड़ा बन चुका था कि इसे बेचकर इसके कीमत से इस पूरे शहर को रेनोवेट करने के साथ साथ और भी कई कुछ किया जा सकता है, और भी बहुत सारी नई चीजों को ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल नई तरह से सजाया जा सकता है इस शहर को। तो जेसन वही करता है, यही तो वो चाहता था, और ट्रीना होती तो वो भी यही चाहती। फाइनली उनका सपना पूरा होने जा रहा था। लिटिलटन को अपना नया मेयर मिल चुका था और ट्रू हेल्पर भी। आखिर अपने सेल्फलेस एक्ट से उसने साबित कर ही दिया दी हेल्पर किसे कहते हैं। इससे बढ़कर इस शहर को और क्या चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई, और आपको? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।